Good morning everyone. Today we are going to study potential energy of charges in an external electric field. Sometimes it happens that we don't need to study the field which is generating the potential. We only want to see the effect of any charge which is placed in an electric field. In this particular topic we will study about that cases. So first is potential energy of single charge in an external electric field. Potential energy of a single charge in an external field. It is very simple. If I am considering an electric field, consider an electric field consider an electric field E and corresponding potential is V. VR. Why VR? See, when we have a electric field, a field which is there, if I am considering the source to be here, it is our source, any source charge which is generating this field. तो इस सोर्स चार्ज से अलग अलग पोजीशन पे पोटेंशियल अलग अलग होगा. यही R यानी R जो है ये पोजीशन बता रहा है इस Q से अलग अलग. तो ये जो R अलग अलग होगा तो पोटेंशियल V भी अलग अलग होगा. यानी कोई अगर एक्सटर्नल कोई एक एडिशनल चार्ज अगर हम यहाँ लाएं तो वो अलग पोटेंशियल फील करेगा, यहाँ लाएं तो वो अलग पोटेंशियल फील करेगा, यहाँ लाएं तो अलग होगा, यहाँ लाएं समथिंग डिफरेंट होगा. So this potential will be decided by the position. Obviously the potential is actually the characteristics of position. So the potential energy, if I am considering a charge small q and taking it here, any position here, it is here, the potential is VR. So I am putting it here, q I am taking from infinity and putting it here. So the potential energy of single charge small q at R in an external field, if I say E having potential VR. So कितनी होगी ये एनर्जी, किसके बराबर? चार्ज प्लेसिंग ऑब्वियसली द मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल VR. तो ये वैल्यू जो होगी हमारी Q इंटू VR, ये Q में पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगी. मान लीजिए अगर ये एक चार्ज की जगह, सिंगल चार्ज की जगह वी आर हैविंग टू चार्जेस. सो सेकेंड केस, पोटेंशियल एनर्जी of a system of two charges in an external field, ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि एक चार्ज हम यहाँ लेके आए Q1 में. सबसे पहले Q1 को इस जगह लेके आए जहाँ पोटेंशियल VR रहा होगा. मान लीजिए इस पोजीशन की, ये जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से या फिर ओरिजिन से किसी से भी, यहाँ पे पोटेंशियल जो है पहले से इस प्लस Q के कारण VR1 है. VR1 यानी Q1 पहले कौन सा पोटेंशियल फेस करेगा? VR1. सो
the total potential energy will be potential energy in Q1 कितनी होगी, या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन Q1 कितनी होगी, Q1 मल्टीप्लाइड बाई VR1। ये तो फर्स्ट वाले में स्टोर हो जाएगी। लेकिन अब हमने क्या किया, हम दूसरा चार्ज लेके आए। Q1 हमने ला के रख लिया, अभी इससे मतलब नहीं, ये तो पिछले केस में था। Q1 ला के रख लिया, Q1 R1 पोजीशन पे रखा है, तो R1 पोजीशन वेक्टर है, जिसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, VR1 है। यानी Q1 कौन सा पोटेंशियल फेस करेगा, VR1। कोई चार्ज Q2 लिया हमने, वो हमने यहाँ ला के फेस किया Q2, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है R2, तो यहाँ पोटेंशियल जो एक्सटर्नल फील्ड के कारण पोटेंशियल है वो है कितना, R2 वेक्टर। यानी एक्सटर्नल फील्ड के कारण पोटेंशियल कितना है, R2 VR2। Q2 कौन कौन सा पोटेंशियल फेस करेगा, Q2 पहले तो पोटेंशियल फेस करेगा इसके कारण, और एक पोटेंशियल जो इसके कारण, ये जो Q1 रखने के बाद जनरेट हुआ है, इसको भी तो फेस करेगा। यानी Q2 पोटेंशियल एनर्जी इन Q2 कितनी होगी, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला तो, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाइड बाई विच चार्ज आई एम प्लेसिंग, Q2। यानी पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज होता था ना, तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों रख लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड कितना है, VR2 है ना, केवल Q2 की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना है, 1/4πε0, पॉइंट चार्ज वाला लेयर लिख लीजिए, Q1 बाई R। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस ये वाली, तो R12 नाम दे दिया 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R12, ये पहले वाले के कारण पोटेंशियल जो पहले से ला के रखा जा चुका, मल्टीप्लाइड बाई Q2। तो ये वाला हिस्सा केवल Q2 के लिए है, ये वाला हिस्सा Q1 के लिए है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम को बनाने में कितनी खर्च होगी या कितनी स्टोर होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्मिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए पहले 1 को लाए तो कितनी खर्च हुई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी को U से या W से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो पहले वाले को लाने में कितना खर्च हुई, Q1 VR1 जो हमने पहले निकाला था। VR1 देखिए, ये R1 मल्टीप्लाई नहीं है, R1 केवल उस पोजीशन को बता रहा है जहाँ पोटेंशियल V है, ठीक है। V ब्रैकेट में R1, ये R1 केवल उस पोजीशन को बता रहा है जहाँ पे V पोटेंशियल है या Q1 रखा गया है, प्लस Q2 को जिस जगह पे ला के रखा गया, Q2 R2 पोजीशन पे ला के रखा गया, तो VR2 प्लस Q, ये वाला जो Q1 के कारण भी Q2 पे एक पोटेंशियल लग रहा है, तो 1 अपॉन, या R2 पोजीशन पे एक पोटेंशियल लग रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड के कारण, जहाँ इन दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट है और इसका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर कोई तीसरा चार्ज लाएंगे तो उस पर इसका पोटेंशियल भी काम करेगा, इसका भी काम करेगा, इसका भी काम करेगा। चौथा लाएंगे तो उस पर इनका जो तीसरा लाए थे उसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। इस तरह से पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड में हमें कुछ एडिशंस करने पड़ते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्सटर्नल फील्ड की बात। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। कंडक्टर्स बहुत खास होते हैं, आगे हम कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तो उसमें कंडक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इसकी कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम उनको 1 बाय 1 पढ़ते चलते हैं। तो पहला हो गया, पहली चीज़ है इन इक्विलिब्रियम
electric field is zero everywhere inside the conductor. पहली कंडीशन, कंडक्टर मतलब कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये कहते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट कंडक्टर विल ऑलवेज बी ज़ीरो। इसको टेस्ट करने के लिए ऐसा करिए कि कोई एक ब्लॉक ले लिया, ऐसा हमने मेटल ब्लॉक जो कंडक्टर है उसको हमने किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया। ये है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस इधर माइनस जोड़ा, यानी प्लस माइनस जोड़ के एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इसके बीच में एक कंडक्टर ब्लॉक ला के रख दिया। ये कंडक्टर हैं, इसमें एटम्स ऐसे हैं जो आसानी से फ्री हो सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं कंडक्टर। एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दें, ठीक है। जैसे ही हम इसको यहाँ रखेंगे तो इसके एटम्स ब्रेक होने लगेंगे और एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के एक तरफ जाने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जो पॉजिटिव वाले आयन बचेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के जो एटम जो बचा उसको आयन कहते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन किधर की ओर डिफ्लेक्ट होंगे? इधर की तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ। इस तरह अब चूंकि इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो और एटम टूटेंगे, उनके और इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और पॉजिटिव आयन्स इधर इकट्ठा होंगे। फिर एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब इसके या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर हो जाएगा। अगर हमने छोटा सा एक वोल्टेज लगाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया कि अब एक समय ऐसा आया कि इसने इधर वाले चार्ज को बैलेंस कर लिया और फर्दर कोई एटम्स ब्रेकिंग नहीं हो रही है बीच में। तो शुरुआत में जब ये ऐसा नहीं था, बैलेंस कंडीशन नहीं थी, जब ब्रेक होना शुरू हुए थे तो पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा होने लगे, यानी सरफेस पे आने लग जाते हैं कंडक्टर के चार्ज। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज अंदर की ओर इधर इकट्ठा हो रहा है, निगेटिव चार्ज इधर। जब पॉजिटिव और निगेटिव एक्यूमुलेशन एक तरफ हो गया तो अंदर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखिए प्लस से माइनस की तरफ फील्ड लाइन चलती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ये बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? प्लस से माइनस। ये ई नॉट बाहर वाला है। अंदर क्या हो गया? इसको मैंने क्या नाम दे दिया? मान लीजिए ई पी नाम दे दिया। ये क्यों पी नाम है इसको बताते हैं अभी। पहले पॉजिटिव चार्ज एक साइड एक्यूमुलेशन, निगेटिव एक साइड एक्यूमुलेशन, यानी अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब जैसे जैसे ब्रेकिंग और बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अंदर वाला ईपी बढ़ता जाएगा। अब अंदर वाला ईपी बढ़ रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है एक्सटर्नल, एक ये काम कर रहा है इंटरनल। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहा है वो क्या है? ई नॉट माइनस ई पी, है ना। तो ई पी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। कैसे? एटम्स ब्रेक होते जा रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब एटम्स इतना ब्रेक हो जाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज इधर वाले निगेटिव को और इधर के निगेटिव इधर पॉजिटिव को बैलेंस कर लेंगे, यानी ई नॉट और माइनस ई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन अटैच हो जाएगी। यानी अब फर्दर कोई भी एटम्स ब्रेक होकर इधर निगेटिव या इधर पॉजिटिव नहीं देंगे। इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर काम नहीं कर रहा होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो और इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का इकट्ठा होना, एक तरफ निगेटिव का, यानी दो तरह की चीज़ों का अलग हो जाना क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। इसी वजह से यहाँ पे ई पी इसको नाम दिया हुआ है। अभी हमें आगे इसको भी पढ़ना है। तो ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर क्या होता है? ज़ीरो होता है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड just outside a charged conductor is perpendicular to the surface of the
conductor at every point। इसका मतलब क्या है? आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस याद होगा। मान लीजिए मैंने एक सरफेस लिया, कंसिडर दिस सरफेस, दिस is an irregular surface. If I am giving it some charge, this charge will be distributed in this whole surface। इस पूरे surface, मान लीजिए इस surface है, इस पूरे पे distribute होने लग जाएंगे और तब तक चार्ज का मूवमेंट चलेगा। चार्ज आपने अगर 10th में भी पढ़ा हो, अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि चार्जेस जो हैं वो तभी एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, और तब तक मूव करते हैं जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। यानी बैटरी का काम क्या होता है, सेल का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना जिससे चार्ज मूव करे। तो अगर हमने एक साइड चार्ज ज़्यादा दे दिए तो जिधर डिफरेंस कम होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इधर पोटेंशियल कम इधर ज़्यादा, तो यहाँ से यहाँ चार्ज मूव कर जाएंगे। यानी चार्ज इस पर तब तक देने के बाद, पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिव चार्ज कुछ देने के बाद, ये तब तक चार्ज का मूवमेंट चालू रहता है जब तक पोटेंशियल ओवरऑल ज़ीरो ना हो जाए। और आपने सुना है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे इक्विपोटेंशियल, ये मतलब ये जो ऐसा हो गया कि सभी पूरे सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और जब डिस्ट्रीब्यूट होके मूवमेंट बंद हो गया, और मूवमेंट बंद हो गया यानी पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो गया। और आपने पीछे पढ़ा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो वो कैसा सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपने पढ़ा था कि फील्ड कैसा होता है हर जगह, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। यानी देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव ही आएंगे, आपके जो भी चार्ज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कहीं इरेगुलर सरफेस है तो कहीं डेंसिटी चार्ज की ज़्यादा हो सकती है, कहीं डेंसिटी कम हो सकती है, लेकिन हर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लीजिए यहाँ निगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड हैं तो यहाँ पे भी तब तक मोशन होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम पे ना आके एक एडजस्ट हो जाए। फिर वहाँ पे क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हो सकती है, यहाँ आउटवर्ड हो सकती है, लेकिन ओवरऑल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और अब देखिए चार्ज तो सारे सरफेस पे आ गए, ठीक है। अब अंदर क्या है, यहाँ पे इनसाइड क्या है। अब चूंकि देखिए अंदर सारे चार्जेस क्या हो गए, सरफेस पे आ जाते हैं, तो अंदर चार्ज क्या हो गया, ज़ीरो। और अगर इनसाइड चार्ज ज़ीरो हो गया तो आपको थर्ड वाला टर्म यहाँ से मिल जाता है। थर्ड इज नेट चार्ज इन दी, देखिए नेट चार्ज की बात हो रही है, चार्ज की नहीं, पॉजिटिव निगेटिव कंट्रीब्यूट मिला के। इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज ज़ीरो। तो अगर अब ये आया कैसे, आपको याद होगा गॉस लॉ। गॉस लॉ सेज E dot ds, the total flux is equals to Q by epsilon naught. But if Q inside, total Q is zero, inside enclosed Q is zero है, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स जीरो होगी, ठीक है। और इस केस में अगर ये ज़ीरो आ गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E ज़ीरो होगा, यानी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है किसी भी कंडक्टर के। क्यों, क्योंकि निगेटिव इनसाइड में वो जो आपका जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अब चौथा क्या है, देखिए चौथा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट। इस कांस्टेंट throughout the volume of the conductor
and has the same value as on its surface। अब ये क्या समस्या है? देखिए आपको याद होगा, थोड़ा पहले सिंपली देख लेते हैं जो मैथमेटिक्स कहती है। हमने पढ़ा था E = -dV/dr, ठीक है। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, इफ़ E = 0, तो dV/dr = 0, यानी dV/dr 0। किस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, किसका मतलब किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अगर dV/dr इज ज़ीरो, इट सिंपली मीन्स V वॉज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो हमें एक आइडिया देता है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, V कांस्टेंट है। अब एक और, ये तो अंदर की बात हो गई। बाहर से आप कैसे समझ सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है किसी भी समय, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कब होता है? जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। और चूंकि टेंजेंशियल कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल E कांस्टेंट है, यानी पोटेंशियल की कोई एक डायरेक्शन, मतलब पोटेंशियल कोई भी वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सरफेस पे भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और वही वैल्यू रहेगी जो अंदर रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ वन। अब देखिए पांचवा क्या है? पांचवा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इज, ये स्पेशल है, याद रखिएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये हमेशा किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये आया कहाँ से? तो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि एक इरेगुलर बॉडी या रेगुलर बॉडी, कोई भी आप ले लीजिए, एक सरफेस था, कंडक्टर था, ठीक है। इस कंडक्टर का चूँकि हमें बहुत छोटा सा पार्ट लेना है, तो मान लीजिए मैंने एक बहुत छोटा सा पार्ट इसमें से लिया, एक सिलेंड्रिकल बॉडी ऐसा लिया, गॉसियन सरफेस टाइप का, जो इसके सरफेस से होकर पास करता है। और ये चूँकि ये सिलेंड्रिकल है, तो ये सरफेस का एक बहुत छोटा ds कट करता है, ds सरफेस। अब चूँकि सरफेस का हिस्सा तो ये एक सर्किल ही कट करेगा छोटा सा, तो ऐसा हमने एक सिलेंड्रिकल बॉडी ले लिया। अब इस सिलेंडर से पास, अब देखिए हम ये काम करते थे कब? जब हम गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे, तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है, ये हमने देखा। तो चूंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यानी इसका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा ही नहीं जो सिलेंडर अंदर है। बाहर, अब देखिए यहाँ और यहाँ में क्या होने वाला है? जस्ट इनसाइड, जैसे लिख लेते हैं, जस्ट इनसाइड द सरफेस क्या है? E = 0 है, ठीक है। जस्ट आउटसाइड क्या है? हमने पढ़ा, आउटसाइड E नॉर्मल होता है, E इज नॉर्मल टू द सरफेस। अब चलिए ये दोनों चीज़ें तो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, E is normal to the surface, तो the contribution to the total flux through the cylinder comes only from the outside circular cross section। देखिए केवल बाहर वाले सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के कारण ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आएगा फ्लक्स का, ठीक है। तो और वो कितना होगा? अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करते थे हम, क्या करें, E.ds ले लें, जो फील्ड मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए E बाहर है ना, परपेंडिकुलर E.ds,
और देखिए इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये सरफेस पे, तो ई डी एस केवल ले सकते हैं, ई डी एस भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ऐसा करते हैं तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो ई डी एस पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निगेटिव है तो ई उल्टा हो जाएगा, तो ई डी एस निगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, मैंने कहा कि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एरिया ds will be equals to चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड आ गया इस सिलेंडर के उस क्रॉस सेक्शन का जो ठीक सरफेस पे है, सिग्मा ds। तो अब हम गॉस लॉ लगा दें, ई डी एस इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें, यहाँ डायरेक्शन ऐड कर दें, तो ई वेक्टर विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन वेक्टर विच इज रेडियली डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस डी एस, ठीक है। एन कैप परपेंडिकुलर है सरफेस डी एस के, और एन कैप और ई कैप दोनों एक डायरेक्शन में, तो ये एक्सप्रेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाता है। अब अगर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एक और है 6, सरफेस डेंसिटी of charge is different at different points of an irregularly shaped conductor। अब जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए ये कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एन इरेगुलर शेप कंडक्टर। हाँ बिल्कुल, इस तरह का अगर इरेगुलर शेप्ड सिलेंडर, हमने इसे नंबर ऑफ चार्जेस दिए, सो द एरिया, द चार्जेस इन दिस एरिया विल बी मोर डेंसर, चार्जेस इन दिस एरिया विल बी सम लेस डेंस, सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्ज पर यूनिट एरिया will be different here and here, so the surface charge density is distributed is actually the irregular distribution। surface charge density कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ 1 by 1 फिर से देख लेते हैं क्या क्या थी। पहली है इन इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द surface of the conductor, net charge in the interior of a conductor is zero, electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor, ये भी हमने देखा। उसके बाद था electric field at the surface of a charged conductor is always sigma upon epsilon naught, and next one is surface charge density of a charge is different at different points of an irregular shaped conductor। तो ये सभी 6 प्रॉपर्टीज़ थी किसी कंडक्टर की। ऑलराइट, थैंक यू।